आज की हमारी वीडियो का टॉपिक है भारत की जेलों में मुसलमान ज़्यादा क्यों हैं। ये इंडिया टुडे की एक रिपोर्ट है जो 18 दिसंबर 2012 में MAajtak.com पर छपी थी। इसमें बताया गया है कि इस मुल्क में भले ही हमें 10 अलग अलग डिपार्टमेंट में मुसलमानों की तादाद कम दिखाई दे, लेकिन अगर हम किसी भी शहर की जेल को देखते हैं तो वहाँ पर मुसलमान अपनी तादाद से कहीं ज़्यादा दिखाई देते हैं। इस सर्वे में, जो कि काफ़ी बड़ा सर्वे है, ये दिखाया गया है कि किस तरह से अलग अलग जेलों में इतने ज़्यादा क्यों हैं और इसकी वजूहात क्या हैं और इसका एक तारीखी पस मंज़र क्या है। और कुछ वजूहात हैं जो कि महकमा पुलिस में है, जो कि हमारी ब्यूरोक्रेसी में है, जो कि हमारी अदालत में है। इन सब वजूहात की बिना पर हमारा मुसलमानों की गिरफ्तारियां होती हैं, उन्हें जेलों में डाला जाता है। हर सूबे में, चाहे ये सूबा यूपी का हो, बिहार का हो, बंगाल का हो या कोई और हो। तो इस मजमून के मुताबिक सेकुलर जमहूरी भारत में सरकारी मुलाजमतों में, पार्लियामेंट में, असेंबली में मुसलमानों की नुमाइंदगी भले ही कम हो, पर जेलों में वो अपनी आबादी के तनासुब से बहुत ज़्यादा हैं। इसमें तो दुगने लिखा है, लेकिन हम नहीं मानते कि दुगने हैं, लेकिन ज़्यादा बहुत हैं। अगर आप भारत या इंडिया के मुसलमान हैं तो इसका अंदेशा ज़्यादा है कि आप जेल में होंगे, तकरीबन दुगना। अगर आप किसी सेकुलर पार्टी की हुकूमत वाली सरकार में रह रहे हैं तो भी ये यकीन नहीं है कि आप महफूज हैं। इंडिया टुडे की 4 महीने की रिसर्च ने राइट टू इंफॉर्मेशन कानून के तहत 30 से ज़्यादा जेलों से हासिल किए गए आदाद शुमार और मरकजी वज़ारत दाखिला से बिलवास्ता तहत आने वाले इदारे NCRB, नेशनल क्राइम रिकॉर्ड ब्यूरो के आदाद शुमार से जाहिर होता है कि मुसलमानों को भारत में जेल भेजने के मामले में सेकुलर और फिरका परस्त सरकारों में कोई फर्क नहीं है। फिरका परस्त से मतलब है यहाँ पर जो बीजेपी या उसके इत्तेहादी या उनके फ्रंट की सरकारें हैं। तवील वक्त तक लेफ्ट फ्रंट का गढ़ रहे मगरबी बंगाल में हर चौथा शख्स मुसलमान है, यानी वहाँ पर मुसलमानों की आबादी 25% है, पर वहाँ जेलों में आधे कैदी मुसलमान हैं। बंगाल में कभी किसी फिरकापरस्त पार्टी का राज नहीं रहा है। यही नहीं, उत्तर प्रदेश में हर चौथा और महाराष्ट्र में हर तीसरा कैदी मुसलमान है। ये हालत ठीक उसी तरह से है जैसे कि अमेरिका में, हालांकि काले लोग आबादी में 18-20% हैं, लेकिन वो जेलों में आधे हैं। आबादी में उनका हिस्सा सिर्फ 13% है और अमेरिकी जेलों में 23 लाख अफराद में आधे सियाह फाम हैं। तो जिस तरह से अमेरिका की हालत है, वही इंडिया में मुसलमान सियाह फाम की तरह शुरू किया जाता है। जम्मू कश्मीर, पांडिचेरी, सिक्किम के अलावा मुल्क के हर सूबे में मुसलमानों की जितनी आबादी है उससे ज़्यादा तनासुब से वो जेल में है। 2001 की मर्दमशुमारी के मुताबिक देश में मुस्लिम आबादी 13.4% थी और जेल में मुसलमानों की तादाद 21% थी, यानी तकरीबन ये अपनी आबादी से 50% ज़्यादा। तृणमूल कांग्रेस के कोटे से UPA सरकार में सूबाई वजीर रहे सुल्तान अहमद कहते हैं,
हम लोग खुद को अक़लियत कहते हैं, मगर जेल में हम अक्सरियत में हैं। ये हमारे मुल्क और समाज के लिए ख़राब हालत है। कौमी अक़लियती कमीशन के चेयरमैन रहे वजाहत हबीबुल्लाह कहते हैं, जब मैं PMO में था तब भी ये सवाल उठाया गया था, पर अभी तक इस बारे में कोई रिसर्च नहीं हुई है कि ऐसा क्यों हो रहा है, इसकी वजूहत क्या है। उसी साल महाराष्ट्र में टाटा इंस्टीट्यूट ऑफ सोशल साइंस के एक मुताले से मालूम होता है कि मुसलमानों को लेकर पुलिस और इंसाफ से वाबस्ता इदारों का मुस्लिम पेश की मुखालिफ रवैया, प्रिजुडिस, पूर्वाग्रह है, पूर्व धारणा है, सामने आता है। मुताले में शामिल किए गए ज़्यादातर कैदियों की दहशतगर्दी या गिरोही जुर्म से कोई वास्ता नहीं था। इनमें ज़्यादातर यानी 72% आपसी मामला से उलझे थे और पहली बार मामूली जुर्म के तहत जेल जाने वालों की तादाद 75.5% थी। नीचे एक शेड्यूल है जिसमें ये बताया गया है कि किस सूबे में कितनी आबादी है और कितना वहाँ पर पुलिस में बदाले दाखिला यानी पुलिस में कितने लोग हैं। मगरबी बंगाल आबादी 25%, पुलिस में 16%, उत्तर प्रदेश में 18.5%, लेकिन पुलिस में सिर्फ 5.4%, आसाम में आबादी 30.9%, लेकिन पुलिस में 2%, कर्नाटक में आबादी में 12% और पुलिस में 2%, झारखंड में 13.8%, पुलिस में 4.2%, दिल्ली में आबादी में 11.7% और पुलिस में 4%, महाराष्ट्र में 10.6% और पुलिस में सिर्फ 1.9%। अक़लियती अमूर के साबिक़ मरकज़ी वज़ीर रहमान खान कहते हैं, ज़्यादातर मुसलमान मामूली जुर्म में बंद होते हैं, उन्हें कानूनी मदद नहीं मिलती और मुफ्त कानूनी मदद के बारे में मालूमात नहीं होती। शहरी देहाती इलाकों में उनके पास सियासी क़ुव्वत नहीं होती। लखनऊ ज़िला जेल के डायरेक्टर DR मौर्य रहमान खान की इस बात से मुत्तफ़िक़ हैं। उनके मुताबिक जेल में बंद करीब 90% मुस्लिम कैदियों पर नशे का कारोबार करने, चोरी, लूट जैसे मामले चल रहे हैं। सीरियस या संजीदा जराइम में बंद मुसलमानों की तादाद बहुत कम है। किस जुर्म की सजा? एक केस के तौर पर हम मेरठ का एक केस लेते हैं। मेरठ के जिला अदालत में चक्कर लगाने वाली 51 साला अफरोज ने अपनी जवानी की दहलीज पर कदम रखते ही दोनों बेटों नूर आलम कुरैशी और शाह आलम कुरैशी के लिए जमीन खरीदी। जिसका सौदा बिचौलिए भूरे ने कराया। भूरे ने अफरोज के लिए जमीन का सौदा घोसीपुर के साकिन जयप्रकाश से 1,40,000 में कराया, लेकिन भूरा कहते हैं कि पैसे या रकम लेकर भाग गया और जयप्रकाश ने जमीन देने से इनकार कर दिया। अफरोज ने जिला कलेक्टर को तहरीरी तौर पर भूरे और जयप्रकाश के खिलाफ शिकायत की। उसके 2 दिन बाद ही भूरे के भाई फरीद ने अफरोज के दोनों बेटों के खिलाफ अपने भाई के अगवा की DIG दफ्तर में शिकायत दर्ज करा दी। हालांकि फरीद ने DIG दफ्तर को हलफनामा देकर तस्लीम किया कि भूरा शातिर मुजरिम है और अफरोज के बेटों का कोई कसूर नहीं है। हाई कोर्ट ने एक दूसरे मामले में भूरे को पेश करने के अहकाम दिए तो पुलिस ने फरीद को पकड़ा, लेकिन उसने अपनी जान बचाने के लिए भूरे के अगवा का मामला दोहरा दिया। इसके बाद पुलिस ने अफरोज के बेटे 17 साल नूर आलम को गिरफ्तार करके जेल में डाल दिया। 17 साल यानी टीनएजर को गिरफ्तार किया। अफरोज कहती है कि 14 साल पहले शौहर की मौत हो गई, बच्चों को तालीम न दिला सकी। अब सोचा था कि जमीन खरीद कर बच्चे कुछ काम कर लेंगे, लेकिन हमारे पास कुछ नहीं बचा। अफरोज का केस लड़ रहे मेरठ कोर्ट में वकील विशाल अहमद कहते हैं, अफरोज को जमीन भी नहीं मिली और दोनों बेटे
मुजरिम बन गए, पैसा भी गया और बेटे मुलजिम बन गए। ये मामला इस सूबे की पुलिस की तरीक़ेकार पर सवाल उठाता है, जो 80-90 की दहाई में फिरका परस्ती में बुरी तरह मुलविस थी। 1987 का मेरठ का फसाद और मुरादनगर और हिंडन का कत्लेआम आज भी पूरे इंडिया को याद है। पुलिस और अदालत की नजरअंदाजी का तस्करा करते हुए JNU के प्रोफेसर और समाजियात के माहिर आनंद कुमार कहते हैं, पुलिस और अदालती निज़ाम के अंदर इतनी खराबियां हैं कि इससे भारतीय मुसलमानों के खिलाफ पेश की नफरत का रवैया है। आदाद शुमार से जाहिर है कि सियासी नजरिया से कोई फर्क नहीं पड़ता और हर पार्टी की सरकारें मुसलमानों को गिरफ्तार करने और सजा दिलाने में आगे हैं। BSP हो या कांग्रेस हो या SP के दौर में भी गिरफ्तारियों का सिलसिला ऐसा ही रहा है। वो समाजी, माशी और तालीमी पसमानगी को मुसलमानों की जेल में ज्यादा होने की एक अहम वजह भी मानते हैं। पुलिस की गिरफ्त में ज्यादातर ऐसे लोग फंसते हैं जो कानूनी चाराजोई करने में माजूर होते हैं। वो कहते हैं कि पार्लियामेंट पर हमले में मुलजिम बने DU के कॉलेज के प्रोफेसर गिलानी जैसे तालीम याफ्ता और फारिगुल बाल शख्स को खुद को बेकसूर साबित करने में 10 साल लग गए। सबसे बड़ा सवाल है कि आखिर क्यों? ये सवाल पूछा जाता है कि आखिर क्यों ऐसा होता है। तो इसका जवाब ये है कि पुलिस और इंतजामिया में RSS जैसी तंजीमों ने जबरदस्त तादाद बढ़ा ली है। इसका असर यह है कि मामूली हादसों में मुसलमान नौजवानों को गिरफ्तार करके जेल में डाल दिया जाता है। गरीबी और नाखानगी की वजह से ना अच्छा वकील कर सकते हैं और ना ही मालूमात है कि गरीब लोगों को मुफ्त कानूनी मदद की गुंजाइश भी है। ऐसे में हर जिले में सेकुलर जहन के मुस्लिम और गैर मुस्लिम वकला, दानिश्वर और तालीम याफ्ता लोगों को यकजा किया जाना चाहिए। इनको मुनज़्ज़म किया जाए और वो एक तंजीम के तहत इनकी मदद करें। मुस्लिम उलमाए कराम, मुस्लिम लीडर और दलित दानिश्वर और दलित या द्राविड़ वकला को साथ में लेकर कम से कम 30 से लेकर 100 तक अफराद को यकजा करके हर जिले में काम किया जाए, तब ही हम इस मसले पर नबर्द-ए-आज़मा हो सकते हैं। दिल्ली फसाद के दौरान दोनों तरफ से तशद्दुद हुआ, इसलिए ये 1984 के सिर्फ मुखालिफ फसाद से अलग है। बजाय इसके कि दिल्ली पुलिस एक गैर जानिबदाराना तहकीक फसाद के मुतालिक पेश करती, उसने उन लोगों को निशाना बनाया जो कि हुकूमत के आमतौर पर और CAA के खास तौर पर मुखालिफ रहे। इनमें इज्जतदार सियासी अफराद, तलबा, सिविल सोसाइटी के अरकान भी शामिल हैं, जिन पर इल्ज़ाम है कि उन्होंने दिल्ली का फसाद कराया। हालांकि दिल्ली पुलिस इस बारे में कोई बिलवास्ता या बिलावास्ता ताल्लुक नहीं दिखा पाई है। तो ये भी एक तरीका है कि दिल्ली पुलिस कैसे फसाद में लोगों को, मुसलिम लोगों को फंसाती है। वो लोग जो हुक्म जमात से मुतालिक थे और इंतहाई गैर जिम्मेदाराना बयानात पुलिस के सामने देते रहे हैं, उनको बिल्कुल एक तरफ रख दिया गया है। दिल्ली पुलिस का एक काम था कि उन लोगों का पता लगाती जिन्होंने फसाद का मंसूबा बनाया, इसमें हिस्सा लिया और 53 जानों का नुकसान, लाखों करोड़ों के जायदाद तलफ हुई। इसके बजाय उसने एक ऐसा मफरूजा तैयार किया है जो कानूनी तौर पर शकूक, सियासी तौर पर बदल लेने वाला, जिससे इंसाफ हरगिज नहीं मिल सकता। इससे तशद्दुद करने वाले बिल्कुल साफ बचकर निकल जाएंगे। तो ये भी एक वजह होती है कि किस तरीके से मुसलमान ही मारे जा रहे हैं, मुसलमानों की ज़मीन और जायदाद पर वार होता है और उन्हीं की गिरफ्तारियाँ होती हैं। ये बात हमने मेरठ में भी देखी है। ये बात हर फसाद में, चाहे अहमदाबाद हो, हैदराबाद हो या आपके बिहार शरीफ हो या कोई और शहर हो, हर जगह ये बात होती है। इसलिए एक गैर जानिबदाराना सोसाइटी तैयार की जाए
और वो इसमें आगे बढ़े। हमारी दुआ है कि मुल्क की तरक्की के लिए गैर जानिबदार होना बहुत ज़रूरी है। जब कॉन्स्टिट्यूशन कहता है कि हमारा मुल्क एक सेकुलर मुल्क है, इसका कोई मज़हब नहीं है, ये इसमें कहीं नहीं लिखा कि इसमें हमेशा हिंदू ही रहेंगे या हिंदू कोई मज़हब भी है, ये भी नहीं लिखा है। और कोई तारीफ भी नहीं करता कि हिंदू मज़हब क्या है। खुद सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि हिंदू मज़हब कोई मज़हब ही नहीं है। हिंदू मज़हब के क्या तरीके हैं, क्या कानून है, क्या वो है, वो साइंस पर नहीं कर। बहरहाल हमारा यहाँ मसला ये है कि ये जो तादाद है हम इसको कम से कम करें, इस पर काम करें, हर ज़िले में काम करें। आप लोग ये चैनल देख रहे हैं, आप इसको शेयर करें, आप इसको लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा इसको देखें, सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को। वाक़िअ अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन।